हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 12th की होम साइंस का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है कार्य, आजीविका और जीविका। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। हमने समझ लिया कार्य क्या होता है, जीविका क्या होती है, आजीविका क्या होती है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में देख लिया है। और भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो देखी है हमने। तो अगर पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो है इस होम साइंस चैप्टर 1 की नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि वो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपको इस चैप्टर का कैक है गे भी समझ में नहीं आएगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका पूरा इसी पर बेस है। तो पहले वो बातें समझ लीजिए और वहाँ से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखते हैं, इसके बाद हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे अपने। तो ये आपके एमसीक्यूज़ करने के लिए पहले आपको चैप्टर समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी बातें जो है एमसीक्यूज़ में कवर नहीं हो सकती हैं। आपको चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नोट्स में। तो एनसीईआरटी बुक के जो 52 पेजेस हैं उनका जो निचोड़ है आप सभी के सामने ये नोट्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक है भारत के परंपरागत व्यवसाय। तो भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से रहे हैं, परंपरागत यानी कि पुराने समय से चलते हुए आए व्यवसाय कौन से थे उस समय। तो कृषि इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको पता होगा हमारे स्वतंत्रता दिवस के समय जब हमें आज़ादी मिली थी, तो उस समय जो कृषि है वही एक ऐसा जो व्यवसाय था जो हर किसी के द्वारा किया जाता था। तो इसमें जो है मुख्य व्यवसाय के तौर पर जो कृषि है उस समय था, और लगभग हमारी जनसंख्या का 70% जो भाग है कृषि में लगा हुआ था, क्योंकि 70% जो भाग है जनसंख्या का वो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें निवास करता था, तो इसलिए वो कृषि में लगा हुआ था। अब देखिए, आर्थिक महत्व की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी जो कृषि है उसके द्वारा उगाई गई थी उस टाइम पर, चाय, कॉफ़ी, इलायची और रबड़, ये सारी की सारी हैं। अब आर्थिक महत्व यानी कि जहाँ से कृषि को क्या है फ़ायदा हो रहा था, केवल जो कृषि है वो अपने लिए नहीं करता था किसान, वो क्या है आर्थिक महत्व के लिए यानी कि धन कमाने के लिए भी करता था। अब देखिए, अधिक उत्पादन का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका अधिक उत्पादन होता था। तो उसमें काजू है, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, ये सारी की सारी आपकी आती हैं। अब महत्वपूर्ण फसलों की अगर महत्वपूर्ण व्यवसाय की बात की जाए तो उस टाइम पर कृषि के अलावा भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था जो था मछली पकड़ना। ठीक है, आपको पता होगा तट के आसपास हमारा पूरा ज़्यादातर भारत है, तो वहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है। दूसरा जो है परंपरागत जो व्यवसाय है उसके अंतर्गत है हस्तशिल्प। हस्त मतलब होता है हाथ, हस्त संस्कृत का शब्द है, हस्तशिल्प यानी हाथों से जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उसे हस्तशिल्प कहा जाता था। पर ये कहीं ना कहीं अब क्या है लुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय क्या था, उस टाइम पर जब हमें आज़ादी मिली थी तो उससे पहले ही जो राजा थे, राजाओं ने संरक्षण दे रखा था हस्तशिल्प को, क्योंकि राजा जो मूर्तियाँ वगैरह वो बनवाते थे। पर अभी वर्तमान में क्या है, अब दोबारा से क्या है जो हस्तशिल्प है वो निखर कर सामने आया है, और उसके पीछे रीज़न यही है कि जो वर्तमान में जो सरकार है वो भी इसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, विदेशों में भी मांग होती है हस्तशिल्प की, आपको पता होगा हस्तशिल्प की मांग हर कहीं होती है, भारत में तो है ही है, विदेशों में भी होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे काष्ठ शिल्प हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, धातु शिल्प हो गया, आभूषण बनाना हो गया। ठीक है, हाथों से जो भी आभूषण बनते हैं वो सारी बातें हैं यहाँ पर। शैली शिल्प हो गया, मूर्ति कला हो गई। ठीक है, और टेराकोट क्या होता है, लाल भूरी जो मिट्टी होती है उसे पकाने के बाद, आँच पे पकाने के बाद जो बर्तन बनाए जाते हैं वो टेराकोट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शोलापीठ शिल्प जो है वो शोलापीठ शिल्प हो गया। दरी बनाना, दरी आपको पता होगा जो कारपेट टाइप होता है जिसे बिछाकर ज़मीन पर बैठा जाता है, तो वो दरी हाथों से बनाई जाती है। ठीक है, जो भी बनाई जाए, वैसे तो फैक्ट्रियों में भी बन सकती है, पर जो भी चीज़ें हाथों से बनाई जा रही है वो हस्तशिल्प के अंतर्गत आएगी। गलीचे बनाना हो गया। ठीक है, कारपेटें, मिट्टी और लोहे की जो वस्तुएं हैं वो बनाना हो गया, और सारे हस्तशिल्प में आएंगे। आपको ये सारी बातें याद कर लेनी है। अब देखिए, बुनाई अगला है। परंपरागत जो शिल्प है उसके अंतर्गत क्या होता है, यह एक कुटीर उद्योग होता है। कुटीर यानी कि छोटे लेवल पर घर पर ही क्या है वो किया जाता है, तो ये कुटीर उद्योग है। ये जो होते हैं विशिष्ट प्रकार के जो वस्त्र हो गए वो बनाए जाते हैं बुनाई के द्वारा। चित्रकारी हो गई वो की जाती है। परंपरागत परिधानों का मतलब ही वस्त्र होता है, तो परंपरागत जो परिधान हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब परंपरागत जो रोजगार है उसके अंतर्गत क्या आता है, यानी कि जो परंपराओं से चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लीजिए मुझे क्या है कुछ किसी चीज़ में मेरा हुनर है, मान लीजिए मेरा ईंट बनाने में हुनर है या माला बनाने में हुनर है, और मैं क्या हूँ अपने मेरे जो भी बच्चे हैं उनको मैं ये चीज़ें सिखा देती तो वो भी आगे चलकर वो करेंगे, तो ये आ जाएगा परंपरागत रोजगार के अंतर्गत। तो इसमें आता है
शिकार करना, पक्षी और जानवरों को जाल में फंसाना और विदेशी सामान इकट्ठा करना और बेचना, ठीक है। माला बनाना हो गया, नमक बनाना हो गया, खनन कार्य करना, ईंट और टाइल बनाना, सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं परंपरागत रोजगार के अंतर्गत। अब कुछ और हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले व्यवसाय रोजगार, वो कौन से हैं? जैसे कि पुजारी, आपको पता होगा कि जो पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं, मंदिर में रहते हैं। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उनके बेटे होते हैं वही पुजारी बन जाते हैं, आपने देखा भी होगा अपने आसपास। और सफाई करने वाला हो गया, ठीक है। और चमड़े, इसके अलावा भी कर सकता है कोई काम, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है कि उसे यही काम करना पड़ेगा, उसके बच्चे को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं होता है, पर देखा गया है कि ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। चमड़े का काम करने वाला होगा इस तरीके से। ये सारी बातें आपकी क्या है, एनसीईआरटी बुक में दी गई है। मैं अपने अब देखिए पाक प्रणाली क्या होती है। पाक यहाँ पर वैसे तो पाकिस्तान का नाम है, पर इससे लेकर आप नहीं चलेंगे। पाक प्रणाली क्या होती है, देसी सामग्री जो हो गई, यानी कि देश में बनी हुई जो सामग्रियाँ हैं या फिर जो मसाले हैं, आपको पता होगा हमारे मसाले जो हैं देश के कितने फेमस हैं। तो सामग्री और जो मसाले हैं उन्हें क्या है, उनको लेकर अलग अलग प्रकार के जो स्थानीय व्यंजन हैं, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो भी भोजन है वो बनाने, वो सारे के सारे पाक प्रणाली के अंतर्गत आएगा। अब देखिए चित्रण कला, चित्रण कला क्या होती है, चित्रण कला दो प्रकार की होती है, एक तो कलाकार आते हैं इसमें और एक आते हैं शिल्पकार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों के दोनों क्या है, इनको संरक्षण प्राप्त है। किन से संरक्षण प्राप्त हुआ है, बड़े हिंदू जो मंदिर हैं, यानी कि जो हिंदू मंदिर होते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या है, कलाकार हैं, उन्हें संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण मतलब वहाँ पर छिप कर नहीं बैठते वो, इसका मतलब है कि उनका रोजगार उनके द्वारा चलता है। जो हिंदू मंदिर है बड़े बड़े, उनके लिए वो कार्य करते हैं। अगर वो नहीं होते तो वो क्या है, अभी वर्तमान में कलाकारों का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। शिल्पकार, शिल्पकार जो है इनका भी यही है, और शासकों से इन्हें संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी वर्तमान में जो सरकार है वो क्या कर रही है, इन्हें समर्थन प्रदान कर रही है, यानी कि इनका सपोर्ट कर रही है। अब देखिए जो चित्रण कला है वो किस प्रकार से होती है, पत्थरों पर गड़ी हुई, यानी कि जो पत्थर होते हैं उन पर क्या है, हाथों से क्या करते हैं, वो गड़ा कर कुछ भी चित्रण बनाते हैं। जैसे कि मूर्तियाँ हो गई, मूर्तियाँ क्या है, जो पत्थर हैं उन्हें काट पीट के कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कांसे और चांदी में ढालकर, जो कांसे और चांदी में ढालकर कोई वस्तु बनाई जा रही है तो वो चित्रण कला के अंतर्गत आएगी। टेराकोट, जैसे हमने देखा टेराकोट क्या होता है, भूरी लाल मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, ठीक है। और लकड़ी की बनी हुई होती है अगर कोई वस्तु, चित्रण कला के अंतर्गत आएगी। रंगों द्वारा चित्रित है अगर कोई भी वस्तु, तो वो भी क्या है, चित्रण कला के अंतर्गत आएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये, और यहाँ से आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो वो टॉपिक है आपका सेक्स और जेंडर। हम सभी ने, या फिर कहा जाए कि पूरा जो भारत में जितने भी लोग हैं, अगर जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये मतलब नहीं है कि होम साइंस में पढ़ा है, जो ये टॉपिक है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी आता है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। तो सेक्स और जेंडर जो है, हम समझते हैं कि सेक्स और जेंडर बिल्कुल सेम होते हैं, और कई बार क्या होता है, हम सेक्स के स्थान पर जेंडर का जो है यूज़ कर लेते हैं और जेंडर के स्थान पर सेक्स का हम सोचते हैं, दोनों का मतलब एक है। पर ये आपकी क्या है, एक गलत धारणा है। क्यों है, सेक्स जो होता है वो क्या होता है, जैविक होता है, यानी कि ये जो लिंग होता है उसी के द्वारा जो होता है ये डिसाइड होता है कि किसका कौन सा सेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जेंडर है, जैसे कि जो फीमेल और मेल है, वो पहचानने के लिए जो उनका जो जैविक लिंग होता है, जो बचपन से ही उनके अंतर्गत होता है, तो वो क्या है, वो इसके अंतर्गत आता है, उससे पहचान की जाती है कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। अब ये लड़का लड़की जो नाम रखा गया है, दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो किसने किया है, वो पहले से डिसाइड नहीं है, वो जैविक रूप से डिसाइड नहीं हुआ है। वो सारी बातें क्या है, जेंडर के अंतर्गत रखी गई है। यानी कि जेंडर होता है सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि समाज ने या संस्कृति ने कोई दृष्टिकोण अपना स्थापित कर दिया, या फिर पहचान करने के लिए सामाजिक पहचान, इसमें जैसे कि ये नर है और ये मादा है, यानी कि ये पुरुष है और ये स्त्री है, ये बात है, ये जो भी है, ये अगर हम कहते हैं कि ये फीमेल है, ये मेल है, ये सारी चीज़ें जेंडर में आती है। अगर हम कहते हैं कि लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए, लड़की को, अगर आप देखते हैं बचपन में क्या होता है, अगर कोई लड़का नेल पेंट लगा लेता है तो, या फिर लड़कियों के खिलौने से खेलता है, गुड़िया से, तो उसे क्या है, उसे डांटा जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम लड़के हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर इसके स्थान पर अगर
अगर लड़की क्या करती है, लड़कों के खिलौने से खेलती है तो उसे भी डांटा जाता है, उसे मना किया जाता है। और लड़कों के लिए खिलौने अलग बना दिए गए, लड़कियों के लिए खिलौने अलग बना दिए गए। लड़कों के लिए ड्रेस अलग बनाई गई है, जो उनकी भी जो भी ड्रेस होती है, और लड़कियों के लिए फ़्रॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है जेंडर के अंतर्गत आती है। यानी कि हमने अपने आप से डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ें केवल लड़कों के लिए है और ये चीज़ें केवल लड़कियों के लिए है। जैसे कि अगर आपने कभी देखा है लड़के को साड़ी पहने हुए नहीं देखा ना, तो ये सारी चीज़ें हमने जेंडर के तौर पर, किसने कहा है ऐसा, यानी कि ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ये केवल और केवल लड़की के लिए ही होनी चाहिए साड़ी जो है। तो ये जेंडर क्या है, आपस में जेंडर का भेदभाव करना समाज ने डिसाइड किया है और ये कपड़े जो है समाज ने बनाए हैं। तो जो समाज जो भी धारणा बना रही है इनको लेकर, सेक्स को लेकर, तो ये जो भी है ये सारी चीज़ें आपकी जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगी। मेरे ख्याल से आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और सेक्स में जो है, जो आपका जैविक, जो आपका प्राकृतिक कहा जा सकता है, जैविक जो है यानी कि जो आपका आनुवांशिक तौर पर आया है, ठीक है, और जो जनन अंग है यानी कि जो भी अंग है, जो भी लिंग है, उसके आधार पर जो अंतर पहले से ही हुआ है आपका, तो वो आपका सेक्स के अंतर्गत आएगा। देखिए, स्त्रियों और उनके काम को लेकर जो है बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो उठे हैं हमेशा से ही। तो वो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं आपको पता होगा। पहले क्या था, स्त्रियों को केवल 4 दीवारी के अंदर रहने की जो विचारधारा थी वो अपनाई हुई थी, और साथ ही साथ ये माना जाता था घर में रहकर ही काम जो है, बाहर का काम भी नहीं करना है, घर का ही काम करना है। तो उनके घर के काम को लेकर भी कोई सम्मान नहीं था, यानी कि उनके घर के काम को, अगर मान लीजिए एक स्त्री घर का काम कर रही है और एक जो उसका हस्बैंड है वो क्या कर रहा है, बाहर काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में ये अंतर किया जाता था। चाहे स्त्री घर का काम कितना भी मुश्किल कर रही हो और बाहर जाने वाला मर्द जो है वो चाहे कितना भी आसान काम कर रहा हो, फिर भी ये सम्मान की दृष्टि से इस पुरुष को ही देखा जाता है हमेशा से। तो ये विचारधारा हमेशा से बनी हुई आई है। पर आज वर्तमान में जो स्त्रियाँ हैं इन सारी चीज़ों को तोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर आगे निकली हैं। तो ये जो मुद्दे रहे हैं, जैसे कि पुरुषों, अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में जो स्त्रियां हैं वो बाहर जाकर स्वतंत्र होकर कार्य कर रही हैं, ये उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है कि वो बाहर जाकर कार्य कर रही हैं, फिर भी क्या है, उन्हें पुरुषों से कम आंका जाता है। कहा जाता है कि उनके अंदर शक्ति कम है। अगर शक्ति वाले कार्य होते हैं तो ये कहा जाता है कि स्त्रियाँ, ये जो महिला है या फिर ये जो लड़की है, इससे नहीं हो पाएगा, तो उन्हें कम आंका जाता है। और उसी के हिसाब से उन्हें क्या है, ये माना जाता है कि स्त्रियों से काम ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो उनका जो वेतन है वो भी उन्हें कम दिया जाता है, सैलरी कम दी जाती है पुरुषों के मुकाबले, चाहे वो सेम काम कर रही हो। ठीक है। अगला देखिए, स्त्रियों को केवल गृहिणी के रूप में देखा जाता है, यानी कि घर की महिला ही हो सकती है स्त्री। ठीक है, यानी कि घर का काम काज ही कर सकती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। 4 दीवारी के अंदर, अभी वर्तमान में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। 4 दीवारी के अंदर रहने की जो विचारधारा है वो अपनाई हुई है। तो ये सारे मुद्दे हैं स्त्रियों को लेकर। जीविका अर्जन के बाद भी जो स्वतंत्रता है वो पूरी तौर पर नहीं मिल पाई। जैसे मैंने आपको कहा कि वो बाहर जाती है, बाहर जाकर कमाती हैं, तो वो क्या है, उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, ये बात मैंने कही। पर अगर आप देखें कि वो बाहर जाकर कमा रही हैं और उसके साथ में अगर कोई मर्द है वो बाहर जाकर कमा रहा है, कोई मेल है, तो फिर भी क्या है, जो स्त्री जो बाहर जाकर कमा रही है, जो महिला जो बाहर जाकर कमा रही है, उससे घर के मामलों में या फिर कोई भी मामला है उसको लेकर कोई निर्णय जो दिया जाता है वो स्वतंत्र तौर पर वो नहीं दे सकती है, कुछ भी स्वतंत्र तौर पर नहीं बोल सकती है। ठीक है, उस पर रोक टोक लगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा अभी भी पुरुष प्रधान हमारा समाज है, यानी कि पुरुषों की अधिक जो है वो चलती है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। अब इसको लेकर जो है संविधान में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं स्त्रियों को, जिससे क्या है, उन्हें अपने जो काम है उसको लेकर कुछ संतुष्टि मिली है। तो कौन कौन से हैं? 1948 का फैक्ट्री अधिनियम है, ठीक है, नाम याद रखना है आपको। 1951 का बागान श्रम अधिनियम है। 1952 का खदान अधिनियम है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको नाम याद रखने हैं और कब कब हुए थे वो भी ध्यान रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट जो है एक और है आपको, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रौढ़ साक्षरता। प्रौढ़ साक्षरता का मतलब होता है जो स्त्री या फिर जो बालिका, यानी कि जो भी बालिका है, इसका मतलब है जो भी लड़की है, अगर उसका बचपन में ही उसकी पढ़ाई छूट गई है किसी भी कारण से, चाहे विवाह कर दिया गया उसका जल्दी, अभी तो वर्तमान में 18 से पहले नहीं किया जा सकता है, पर पहले होता था ऐसा प्रौढ़ साक्षरता, और वर्तमान में भी ऐसा होता है कि उन्हें पढ़ाई छुड़वा के घर के कामों में लगा दिया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें जिसके कारण भी उनकी पढ़ाई छूटी है,
तो वो उसके लिए उसको ध्यान में रख के सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है इसकी योजना बनाई है और ये विद्यालय खोला जाता है और ये है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा है, यानी कि सबको शिक्षा प्रदान हो, इस अभियान के अंतर्गत ये विद्यालय खोला गया है। इसके अंतर्गत जो बालिकाएं हैं जो किसी भी कारण से शिक्षा छोड़नी पड़ी है उन्हें अपनी, तो उनके लिए ये विद्यालय होता है और इसे KGBV ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो विद्यालय होता है इसमें जो भी स्त्री होती हैं उन्हें 6th क्लास में प्रवेश उनका होता है, ठीक है। अब देखिए जो पिछड़े ज़िलों में खोले जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर देखा गया जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें ही ऐसा होता है कि जो बालिका है, जो भी लड़की है उसकी जो शिक्षा है वो बीच में छुड़वा दी जाती है आधी अधूरी, तो उनके लिए तो ये देखकर ग्रामीण इलाकों में भी जो पिछड़े ज़िले होते हैं उनमें ऐसा होता है, तो उनमें क्या है ये जो स्कूल्स हैं वो खोले जा रहे हैं। अब ये जो है ये RTI यानी कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि सबको शिक्षा का अधिकार है, ये जो है इसको पूरा करने में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उसने सहायता प्रदान करी अपनी बहुत ज़्यादा। सबको मतलब कि यहाँ पर पुरुषों को तो है ही है क्योंकि उन्हें पढ़ाया जाता है, वही उनके आगे चलकर साधन होते हैं, पर जो महिलाएं हैं अगर उनके बीच में शिक्षा छुड़वा दी जाती है तो अगर वह दोबारा से शिक्षा प्राप्त हो रही है उन्हें किसके द्वारा, इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय के द्वारा, बालिका विद्यालय के द्वारा, तो इससे क्या है हर नागरिक को क्या हो रहा है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए महिला सशक्तिकरण हेतु संगठित जो प्रयास है वो किए गए हैं और ये आपको एक ध्यान रखना है, श्री महिला गृह लज्जित पापड़, तो ये जो है एक काम शुरू किया गया था महिलाओं के द्वारा और ये कब हुआ था 1959 में शुरू किया था महिलाओं के द्वारा। 7 सदस्य यानी कि 7 महिलाओं ने मिलकर ये जो कारोबार है अपना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में बहुत ही कम था पर बाद में जाकर 1966 में इसे पंजीकृत हो गया। जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम है उसके द्वारा पंजीकृत हुआ था ये, और ये क्या है सर्वश्रेष्ठ जो ग्रामीण उद्योग है इसका जो पुरस्कार है इसे मिला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो लेटेस्ट है, आपको पता होगा 2015 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे समझ में आ रहा है यानी कि बेटी को बचाना चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए। आपको पता होगा भ्रूण हत्या कर दी जाती थी बेटियों की, यानी कि गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी, उनकी अबॉर्शंस करवा दिए जाते थे पता चलते ही कि बेटी है, तो ये चेकअप वगैरह करके उन्हें पता चल जाता था कि बेटी है और उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। तो उस पर रोक लगाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि देखा गया कि जो पुरुष है उनकी जो जनसंख्या वो तो बढ़ती जा रही है पर जो महिलाएं हैं वो बहुत ही कम जो स्तर है उनका रह गया है। इसको देखते हुए पता चला और इसके बाद जब उन्होंने अपना जो देखा उसके बाद पता चला कि ये जो घोटाला है या फिर ये जो अन्याय है किया जा रहा है बेटियों के साथ, ये जो अपराध है किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगाने के लिए ही क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके साथ साथ क्या है जो बेटियां जो है जिन्हें क्या है बीच में शिक्षा से उन्हें हटा दिया जाता है, यानी कि बीच में शिक्षा छुड़वा दी जाती है, उन्हें देखा गया कि स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है लड़कियों का बहुत कम रहता है। तो ये देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा भी बन गया है, और इसके द्वारा क्या है सरकार क्या करती है बेटियों को निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्रदान करती है। और ये जो घटिया अपराध किए जा रहे थे, गर्भ हत्या की जा रही थी बेटियों की, तो उस पर रोक लगाती है, ठीक है। 22 जनवरी 2015 है उसमें ये स्थापित किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी। जो बाल श्रम है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। बाल श्रम क्या होता है, यानी कि बच्चों को कम उम्र में ही काम में घसीट लिया जाता है, उसको बाल श्रम कहा जाता है। तो UNO की जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था है उसके द्वारा परिभाषा दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी परिभाषा दी गई है कि 15 से कम आयु के, यानी कि 15 साल से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, अगर उन्हें क्या है आर्थिक रूप से आर्थिक गतिविधि में या फिर पैसे कमाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में लगाया जाता है तो उसको ही क्या है बाल श्रम कहा जाता है। भारत में क्या है 5 से लेकर 14 आयु तक के जितने बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों में देखा गया कि 1 करोड़ से 50 लाख तक जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्या बाल श्रम के शिकार हो चुके हैं। तो वर्तमान में भी है, ये NCERT बुक में आपका अभी अपडेट भी हो चुका होगा, ये तो देख लीजिएगा, अपडेट भी हो सकता है ये। तो लगभग इतने जो हैं वो बच्चे क्या हैं बाल श्रम में लगे हुए हैं। अब आगे देखिए वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था यानी कि जो बुढ़ापे की स्टेज होती है, पर अगर आप किसी को वृद्ध बोलते हैं ये बड़ा उन्हें अपमानजनक लगता है, तो इसलिए वरिष्ठ नागरिक बोला जाता है, ठीक है। ये शब्द ठीक लगता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये कब से लेकर कब तक का होता है, ये होता है 60 वर्ष से लेकर, यानी कि जब किसी व्यक्ति की आयु 60 की हो जाती है या फिर 60 से ज़्यादा की होती है तो उसे वृद्ध अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कार्य के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण,
इससे पहले मैं वृद्ध अवस्था के ऊपर थोड़ा सा और बता दूं आपको कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं ये माना जाता है कि उनसे काम नहीं हो पाता है, उनका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब रहता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है और उन्हें ये समझा जाता है कि 60 के होते ही उन्हें क्या है, उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए, व्यवसाय से निकाल देना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और उनके लिए क्या है, जो पेंशन की सुविधा है वो की है, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वृद्ध अवस्था के अंतर्गत जितने व्यक्ति आते हैं उनके लिए जो पेंशन है वो इंतजाम किया गया है। अब देखिए कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण। मनोवृत्ति का मतलब होता है जो मानसिक तौर पर हम सोचते हैं, ठीक है। अगर जो एक व्यक्ति है वो कार्य को लेकर, मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस में जा रहा है और उसको जो भी वह वहाँ पर ऑफिस में काम कर रहा है, अगर उसको लेकर वह संतुष्ट है या नहीं है, संतोष है या नहीं है, यानी कि उसको लेकर अगर उसके मन में ये आता है कि मेरा काम इतना मुश्किल है, मुझे वेतन फिर भी कम मिल रहा है, मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा वर्कर है उसे ज़्यादा मिल रहा है या फिर दूसरी कंपनी में ज़्यादा काम है, तो इसका मतलब वो असंतुष्ट है अपने काम को लेकर। तो जो भी विचारधारा होती है काम को लेकर हमारी, संतुष्ट की या असंतुष्ट की, संतोष की या असंतोष की, उस दृष्टिकोण को ही क्या है, कार्य के प्रति मनोवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कार्य जीवन की गुणवत्ता क्या होता है ये भी देख लेते हैं फटाफट हम। कार्य जीवन की गुणवत्ता, जैसे कि हमने जीवन की गुणवत्ता देखी थी, अब यहाँ पर कार्य जीवन की गुणवत्ता है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितनी गुणवत्ता है। अब इसे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों को महत्वपूर्ण समझने के साथ साथ कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ाना, यानी कि आपको पता होगा जो कर्मचारी हैं उन्हें क्या है, संस्थाओं के द्वारा, जो भी संस्था है, जो भी कंपनी है, जो भी ऑफिस है जिसमें भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं उसको लेकर क्या होता है, ये समझा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर्मचारी, अगर ये वर्कर्स नहीं होंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा कंपनी का, ठीक है, ये तो माना जाता है। पर इसके साथ साथ क्या है, कार्य जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए एक संस्था को, एक कंपनी को, यानी कि हर वर्कर का जो भी जीवन की गुणवत्ता है उस वर्कर की वो ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि अगर उसे छुट्टी जो टाइम पर छुट्टी भी मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ और भी जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान होनी चाहिए, तो उसको लेकर अगर वह संतुष्ट रहेगा अपने काम से तो वो ज़्यादा काम करेगा, मन लगा कर काम करेगा। तो इसलिए कार्य जीवन में गुणवत्ता लाने के लिए एजेंसी को कार्य करना चाहिए, किसी भी कंपनी को कार्य करना चाहिए जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब जीवन कौशल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जीवन कौशल यानी कि आपको पता चल रहा है, जीवन यानी कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ स्किल जो है वो क्या होती है, लाइफ स्किल या फिर जीवन कौशल, यानी कि जीवन जीने के लिए जो हमारे अंदर कौशल होता है, जो स्किल होती है। अब इतना तो समझ लिया है, अब थोड़ा डीप में देख लेते हैं। व्यक्ति क्या करता है, दैनिक, अगर आप कोई भी दैनिक कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं उसमें क्या है, चुनौतियाँ आती रहती हैं, ठीक है, कोई ना कोई चुनौती आती है और कोई ना कोई तनाव होता है आपको, ठीक है। तो अगर उससे निपटने के लिए जो भी तरीके होते हैं, जिस भी तरीके से आप अपने दैनिक चुनौतियों से, अपने तनाव से निपट सकते हैं, उसको ही जीवन कौशल कहा जाता है। आगे देखिए सुकार्यिकी। सुकार्यिकी को एग्रोनॉमिक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब जो एग्रोनॉमिक्स है उसी वर्ड से हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल कर आता है। ये दो शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। एग्रो का मतलब होता है काम और नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम, यानी कि सुकार्यिकी। इसे समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए, आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक ऑफिस में जा रहा है और उस ऑफिस में जो उसका टेबल है और जो चेयर है, अगर वह उसकी सुविधा के अनुसार है, यानी कि आपने देखा होगा कि किसी की हाइट छोटी रह जाती है तो उसे चेयर क्या है, अगर मान लीजिए उसका जो बेंच है बहुत नीचे दे दिया गया है, तो अगर वह एक दिन कार्य कर लेगा, 2 दिन कार्य कर लेगा, उस नीचे जो बिल्कुल नीचा बेंच है और जो चेयर है बहुत ऊंची दे दी गई है, एक दिन कार्य कर लेगा, 2 दिन कार्य कर लेगा, पर कभी ना कभी उसकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर उसको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो सुकार्यिकी नहीं है। सुकार्यिकी के अंतर्गत है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी कार्य कर रहा है, उसके लिए जो भी संसाधन है, यानी कि जो भी चेयर है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टेबल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो लाइट्स लगी हैं, अगर मान लीजिए कंप्यूटर का काम है वहाँ पर तो जो लाइट्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो भी सुविधा के अनुसार अगर ये माना जाता है कि वो कार्य कर रहे हैं वेतन कमाने के लिए, पर उनकी जो सुविधा है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए, वो सुकार्यिकी के अंतर्गत आती है, ठीक है। यानी कि कार्य तथा कार्यस्थल को कुशल बनाना, यानी कि जो कार्य है वो कब कुशल होगा, जब आप ठीक से बैठकर आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है, वो कार्य तब कुशल होगा। और कार्यस्थल में सुधार करना, जिससे क्या है कार्य में वृद्धि हो। अब मान लीजिए कोई
ख़राब टेबल दे दी गई जिस पर काम हो ही नहीं पा रहा है, तो स्पीड कम हो जाएगी काम करने की, उत्पादकता कम हो जाएगी अपने आप में। तो इसलिए विचारधारा अपनाई जाती है कि सुकार्य की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लाभ कौन कौन से हैं? पहला लाभ, चोट व जोखिम कम, चोट लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी अगर सुकार्य की होगा तो। उत्पादकता में वृद्धि, जैसे मैंने आपको कहा, अगर जो सुकार्य की है यानी कार्यस्थल अच्छा है तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी काम किया जाएगा उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उत्पादकता ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, दक्षता में वृद्धि, दक्षता यानी कि जो भी आपका कौशल है उसमें वृद्धि हो पाएगी। और अनुपस्थिति कम यानी कि अगर देखा गया है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टेबल बहुत नीची है और चेयर बहुत ऊंची दे दी गई है तो आप झुककर काम करेंगे तो उससे क्या होगा, 2-3 दिनों के बाद आपको रेस्ट की नीड होगी, रेस्ट की ज़रूरत होगी, आपकी बॉडी पेन करना स्टार्ट कर देगी। तो आप क्या करेंगे, आप रेस्ट ले लेंगे या फिर आपको बड़ी दिक्कत भी हो सकती है, हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। तो इसकी वजह से आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो आपके जो भी वर्कर्स हैं वो क्या होंगे, आपके जिस भी वर्कर को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है तो वो छुट्टी लेगा, तो वो छुट्टी ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति आपका उस वर्कर में कम हो रहा है तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो अगर सुकार्य की ठीक होगी तो अनुपस्थिति क्या होगी, कम रहेगी, यानी कि वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। मनोबल बेहतर, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनका जो मनोबल है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, काम करने की स्थिति अच्छी होगी तो उनका भी क्या है, जो मनोबल है वो अच्छा होगा। फिर देखिए उद्यमिता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा, केवल काम करना ठीक नहीं होता है, काम को एक अलग तरीके से अगर हम करते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि जो भी काम है, अगर मान लीजिए 2 उत्पादक करता है, अगर एक उत्पादक करता क्या है, कुछ नई चीज़ें अपने इसमें ला रहा है, लोगों को लुभा रहा है, तो उसके पास ज़्यादा लोग जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़, जो भी नया उद्यम है या उत्पाद है या फिर जो सेवा है, उसे स्थापित करना ही क्या है, उद्यमिता कहलाता है। ठीक है, और इसका जोखिम उठाना भी उद्यमिता कहलाता है। यानी कि अगर आप कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपने काम में कुछ भी नई चीज़ जोड़ रहे हैं तो वो क्या है, उद्यमिता है। उत्पाद को नई डिज़ाइन के आविष्कार द्वारा बदलना, तो ये उद्यमिता होती है। जो उत्पाद है आपका, उसमें नया डिज़ाइन जोड़ना। अगर मान लीजिए आपकी जो एक कुर्ती प्रिंट, आप जो हैं एक कुर्ती डिज़ाइनर हैं, यानी कि कुर्ती डिज़ाइन करते हैं, आपकी फैक्ट्री पूरी की पूरी, आपकी एक कंपनी है कुर्ती डिज़ाइनर की, और आप उसमें सबको आपका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब आप उसमें एक नया डिज़ाइन लाना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन का इफ़ेक्ट लोगों पर कैसा पड़ेगा, वो जो जोखिम आप उठा रहे हैं वो उद्यमिता होता है। ठीक है, और जो व्यक्ति ऐसा जोखिम उठाता है उसको उद्यमी कहा जाता है। ठीक है, कंपनी को एक व्यक्ति ऐसा चाहिए होता है जो नए नए जो विचार है वो लेकर आए और उन्हें क्या है, वास्तविकता में परिवर्तन करे। यानी कि ये देखा जाता है कि अभी फंक्शन का टाइम आया हुआ है तो लोगों को चमक धमक के कपड़े चाहिए होंगे, तो इसके लिए अलग डिज़ाइन लेकर आ रहा है। यहाँ पर मैं उससे लेकर चल रही हूँ, कपड़ों से लेकर। ठीक है, तो उसके लिए अलग डिज़ाइन चाहिए होगा। तो वो जो चीज़ है, वो डिज़ाइन नए विचार लेकर आया है, किस चीज़ से उसका जो कंपनी है वो और भी ऊपर जा सकती है ऊंचाइयों पर, तो उसके लिए नए विचार लेकर आना। आप एक ही स्टेज से आगे बढ़ रहे हैं तो आपका क्या है, आपका जो कार्य है, आपकी जो कंपनी है वो सेम रहेगी। ठीक है, अगर आप उसमें एक नया विचार जोड़ रही हैं, या तो उससे आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो ये जोखिम उठा रहे हैं आप, और उस जो विचार है उसे वास्तविकता में परिवर्तन कर रहे हैं, उसको ही उद्यमी कहा जाता है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है। अब इसके लक्षण क्या है, यानी कि किस व्यक्ति को उद्यमी कहा जा सकता है, उसके अंदर कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि कड़ी मेहनत की इच्छा। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि वो कड़ी मेहनत कर सकता है, ये जो इच्छा होती है ये उद्यमी होती है। दूसरा देखिए, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो योजना बना सकता है। नया विचार कौन लाएगा, जो योजना बनाएगा कि हाँ अब फंक्शन का टाइम आ रहा है तो ऐसे कपड़े होने चाहिए, अब फेस्टिवल का टाइम आ रहा है तो इस तरीके के कपड़े जो हैं वो मुझे बनाने चाहिए, इस तरीके के कपड़े जो हमारी कंपनी को बनाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। या फिर अगर एजुकेशन से लेकर चले तो अभी आपका टर्म 1 का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। ठीक है, टर्म 1 में एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो जितने भी बुक पब्लिशर होंगे वो देखेंगे कि टर्म 1 में आपके एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें भी अगर विचार होगा, जो भी ऐसा विचार करेगा कि उसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक में, अपनी जो भी रिफ्रेशर बुक होगी उसमें बनाने चाहिए, तो वो अगर इस जोखिम को उठा के डाल देगा उसमें एमसीक्यूज़, तो इससे क्या है, उसे प्रॉफिट होगा इस टाइम पर। तो ये जो सोच कर जो योजना प्लानिंग की जा रही है कि टर्म 1 के लिए मुझे ऐसा करना, टर्म 2 के लिए ऐसा करना है, तो ये सारे के सारे क्या है, उद्यमी का लक्षण होता है। तीसरा, प्रबंधन का कौशल, यानी कि प्रबंधन, इसका मतलब है कि प्रबंध करना,
मान लीजिए जो बुक पब्लिशर है वो सोच लेता है कि एमसीक्यू बनाना चाहिए, योजना प्लानिंग पूरी कर लेता है, पर उसकी जो एमसीक्यूज़ जो तैयार करने वाला जो भी बंदा था वो थोड़ा लेट तैयार करता है, ठीक है। इसके बाद वो पब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद मार्केट में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, और टर्म 1 जो है वो चला जाता है, ठीक है, टर्म 2 आ जाता है। तो जो उसकी एमसीक्यू वाली बुक थी वो धरी की धरी रह जाएगी। तो यहाँ पर प्रबंध करना समय का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का प्रबंध करने का कौशल भी होना चाहिए पूरा का पूरा। अगला देखिए संप्रेषण का कौशल। अब संप्रेषण का कौशल का मतलब क्या होता है कि बातचीत करने में क्या है, माहिर होना चाहिए, संप्रेषण में माहिर होना चाहिए। तो जो ऐसा होता है वो क्या है, उद्यमी है। अब देखिए एक साथ कई कार्य आरंभ करने का कौशल, यानी कि एक साथ कई कार्य प्रारंभ करने का कौशल अगर किसी के साथ होता है, किसी के पास होता है, यानी कि अगर आप मुझे लेकर चलें कि जैसे यूट्यूब चैनल है और उस पर 12th क्लास के लिए मैं कितने सारे सब्जेक्ट करवा देती हूँ, तो ये जो कौशल है आप मुझे भी एक उद्यमी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कौशल है मेरे अंदर कि मैं कई सब्जेक्ट एक साथ लेकर चल रही हूँ, तो ये, और नए सब्जेक्ट प्रारंभ करने का, जैसे कि अगर देखिए नई चीज़ प्रारंभ करने का, जैसे मैंने होम साइंस नई आप सभी के लिए प्रारंभ की है, तो उसका जो कौशल है मेरे अंदर, तो ये क्या है, उद्यमी हो गया। अब देखिए असफलता का सामना करना, यानी कि जो भी असफलता होती है उसका सामना करना भी क्या है, एक उद्यमी होता है। यानी कि कभी भी जीवन जो है एक जैसा कभी भी नहीं होता, कभी ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, कभी नीचे गिरते हैं, ठीक है, आपको पता होगा इस बात का। तो जो असफलता है वो भी आएंगे हमारे सामने, रास्ते में कुछ रोड़े भी आएंगे, तो उनको पार करते हुए सफलता की तरफ बढ़ना, वो सारी चीज़ें उद्यमी के अंतर्गत होती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप चैप्टर 1 जो है अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम एमसीक्यूज़ करेंगे, और हाँ, अभी आप यहीं पर रुकें और आप मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा ये चैप्टर, ठीक है। अगर जैसा भी लगा है, जैसे भी समझ में आया, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी चीज़ है, फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ही क्या है, तो अच्छे से पढ़ाई हो सकेगी, और नई नई चीज़ें, और अच्छा जो है मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश अभी भी कर रही हूँ और लगातार करती रहूँगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू सो मच।